कृष्णा। क्या आपके घर के आसपास या आपकी फैमिली में या जिसको आप कोई जानते हो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार कोई कोर्स ज्वाइन करता है और उसको छोड़ देता है? आपने ऐसा कई व्यक्ति देखे होंगे या आपने कभी किसी से एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन किया हो कि वो एक चीज़ कोई व्यक्ति शुरू करता है, वो बीच में रहता है, कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ वो चीज़ शुरू करता है, बट वो इवेंचुअली छोड़ देता है। वो चाहे उसके डिग्री के कोर्सेज हो या कोई काम धंधा हो, उसका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, कुछ तो भी। तो ऐसे में देखिए घर वालों को ये लगता है कि भाई तू कमा तो कुछ रहा नहीं है या तू कुछ कर नहीं रही है, तो ये मतलब तुम ऐसा कब तक पैसा वेस्ट करते रहोगे, बिकॉज वो ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति के बेसिकली उसकी नहीं है कि वो निकम्मा है या वो करना नहीं चाहता है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही चार्ट की यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसमें व्यक्ति बहुत सक्षम है, अपने जो पुश्तैनी उसका काम चल रहा है उसमें बहुत अच्छा कमा सकता है, लेकिन उसके क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वो बहुत कुछ चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर पा रहा है या वो कंफ्यूज्ड है। और उस वजह से उसके ऑब्वियसली पेरेंट जो सबसे पहले एक स्पॉन्सर होते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, वो बहुत चिंतित है कि वो आगे क्या कर पाएगा, कैसे वो उसका गुजारा होगा। वो नया कोर्स लेके आता है, बार बार दो तीन कोर्स छोड़ चुका है, पहले के कोर्स ए कोर्स बी कोर्स सी, मतलब आप ये मानिए कि वो डिग्री लेते लेते छोड़ के आ जाता है वो कोर्स। तो ऐसे में उस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है? तो आज हम उसके चार्ट का डायग्नोसिस करेंगे यहाँ पे, उसका एक सॉलिड आरसीए निकालने का यहाँ प्रयास करेंगे। ये सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए एक लर्निंग बेस्ड आरसीए सेशन है वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज का। कनखल से मैं, हरिद्वार तीर्थ से, गंगा मैया के बैंक से, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से शरद शर्मा आपके सामने ये आरसीए लेके आ रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल और मेरे इस फेसबुक वीडियो को सर्कुलेट करने में मदद कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, इट रियली मैचेस टू योर लाइफ एज वेल, आपको कहीं ना कहीं टच होती है आपकी अपनी लाइफ इससे, तो आप मुझे हमेशा कभी ना किसी भी चैनल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, जिसपे हम आपको रेमेडीज़ या उसकी एसोसिएटेड क्या एनर्जीज हैं, कैसे हम उनको डाइग्रेस कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली, कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम उस पर आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले एक बार इस व्यक्ति का चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है यहाँ पे। जो इनका चार्ट है बेसिकली, तो हम लग्न से शुरू करते हैं। कोई भी अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चार्ट जो हमारा रहता है, हम लग्न से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पढ़ना उसको। तो देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न का चार्ट है इस व्यक्ति का। मिथुन लग्न का चार्ट है, यानी कि बुध उसके लग्नेश हुए, क्योंकि बुध स्वामी होते हैं मिथुन के। और लग्नेश स्वयं बैठे हैं सेकंड भाव में। मरकरी जो है यहाँ पे कर्क राशि में, क्योंकि 3 नंबर से हमारा लग्न शुरू हुआ, तो फोर्थ नंबर हमारा सेकंड भाव, धन भाव, वाणी भाव जिसे कहते हैं, वहां से कुटुंब भी देखा जाता है, धन भाव भी देखा जाता है। तो वहां पे सूर्य के साथ स्थित है, तो बुध आदित्य योग निर्मित हो रहा है, आप कह सकते हैं ऐसा, बट डिटेल्स में हम आगे जाएंगे। अब यहाँ पे जो लग्न है वो देखिए जेमिनी का है, आर्द्र नक्षत्र है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गुरु और शुक्र भी राहु के साथ यहाँ पे विद्यमान है। अब लग्न में जब राहु बैठे हैं तो सेवंथ भाव उनके सामने अपोजिट 180 डिग्री का जो भाव बना, वो केतु बना। अब केतु पे यहाँ पे 9 नंबर राशि धनु राशि में बैठे हैं। अगर हम थर्ड नंबर का हमारा लग्न है तो ऑब्वियसली सेवंथ भाव में हमारी 9 नंबर राशि आएगी, जिसके स्वामी अगेन गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए इसके एनालिसिस हम शुरू करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो ये गुरु और राहु की युति बनी है लग्न में, इसे गुरु चंडाल योग भी ऐसा कहा जाता है। तो अब आप ये सोच सकते हैं, या कोई भी जो एक सरफेस लेवल पे कुंडली, हम जो स्टार्टर्स होते हैं जो कभी कभी नया नया एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं, उनको लगता है गुरु है लग्न में है तो या तो बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए इस बच्चे को या इस बंदे को, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी लाइफ में तो बहुत अच्छी दिशा होनी चाहिए। देखिए जब गुरु राहु के इम्पैक्ट में आ गया और आर्द्र नक्षत्र के इम्पैक्ट में आ गया, तो ऑब्वियसली इट रियली क्रिएट सम हिकअप्स, राइट। और वो ऐसे हिकअप्स होते हैं कि वो केओस है, क्योटिक है, भ्रम है, क्योंकि राहु क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, राइट। तो गुरु का ज्ञान तो वहीं पे है, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड ज्ञान हो जाता है। वो व्यक्ति सोचता सही है, लेकिन उसको दूसरे का बताया हुआ कैसे उसको अच्छा लगता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो बेसिकली कंफ्यूज्ड इंटेलिजेंस पैटर्न बन जाता है ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे, राइट। व्यक्ति खुद को सही मानता है, पर दिशा उसकी गलत हो सकती है। वो करना तो सही चाहता है, लेकिन दिशा कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। इवेंचुअली चांडाल, गुरु चांडाल योग जो बन रहा है यहाँ पे हमारा, गुरु और राहु का, उसकी युति का यहाँ पे प्रभाव हो रहा है। साथ में शुक्र भी बैठे हैं। अब देखिए शुक्र क्या करता है वहां पे, एक तरह से अट्रैक्शन बढ़ा देता है, हर चीज को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि लग्न है। लग्न क्या है आपका, ये आपका कोर है बेसिकली आपका ना, बुद्धि है, आप कैसा सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी है। तो शुक्र गुरु राहु तीन का यहाँ पे युति बन रहा है, कंजंक्शन इज ऑफ गुरु और राहु और शुक्र। 3 नंबर राशि, मिथुन लग्न में बैठे हैं। मल्टीप्लिसिटी पहले ही आ चुकी है यहाँ पे, तो राहु का प्रभाव है। देखिए राहु का इन्फ्लुएंस है, गुरु का जो इन्फ्लुएंस है उसको उसने इम्पैक्ट कर दिया है, जो शुक्र का इन्फ्लुएंस है उसको इम्पैक्ट कर दिया है। आर्द्र नक्षत्र है इन तीनों का यहाँ पे,
लग्न में आर्द्र नक्षत्र है, अगेन राहु आ गया, तो देखिए राहु का कितना इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। साथ में मल्टीप्लिसिटी ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि मिथुन लग्न है, जिसके लग्नेश जो होते हैं, मिथुन के जो स्वामी हुए वो बुध हुए, राइट। अब ग्रह भूमिका यहाँ देख लिए, देखिए गुरु ज्ञान दे रहा है उसको, राहु भ्रम दे रहा है, भ्रम के साथ साथ एम्पलीफाई भी कर रहा है, शुक्र आकर्षण दे रहा है। अब ये तो हुआ यहाँ पे हमने इन कंजंक्शन की बात करी, लेकिन जो मिथुन लग्न है वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है, इसकी इसकी थॉट प्रोसेस को कैसे, इस जातक की थॉट प्रोसेस को कैसे इंपैक्ट करता है। देखिए मिथुन हुआ बुध, मल्टीप्लिसिटी, डुअल नेचर हुआ, ऑप्शंस हुए, कंपैरिजंस हुआ। एक चीज पे टिकना बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए, जो मिथुन लगन वाले होते हैं ना, वो एट अ टाइम कई सारी चीजें कर रहे होते हैं। वो एक्स एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, वाई भी कर रहे होते हैं, और जी के बारे में सोच रहे होते हैं। सो ये उनका एक कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है, जो बुरा नहीं है। बुरा नहीं है ये चीज, हो सकता है वो बोलना भी उस समय, और एक गुड ऑडिटर भी हो, एक ज्योतिष भी हो, इंजीनियर भी हो, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है वो अच्छा खाना भी बनाता हो सकता है वो ट्रैवलर भी हो, वो ब्लॉग भी कर रहा हो, वो किसी को कंसल्टेशन भी कर रहा हो, एक बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज पे टिकना इनके लिए मुश्किल है, इनके लिए यही, अभी हम मन पे आएंगे, मून पे आएंगे, देखिए सारी कहानी वहीं कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति का, और स्पेशली इस जातक का, मल्टीपल चॉइस मोड में रहता है, कि कभी उसको लीगल करना है, कभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो कभी ज्वेलरी का कुछ करना है, तो कभी कुछ नेटवर्किंग या शेयर मार्केट का करना है, पर वो एक चीज पर टिक नहीं पा रहा है। हम यहाँ पे वही आरसीए डिग आउट करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस बनाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज में हमारे बहुत सारे लोगों के साथ है, हो सकता है मेरी भी एक प्रॉब्लम ऐसी ही कुछ ना कुछ हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों शुभ ग्रह, लाइफ सेट हम सोच रहे हो गया है, दो शुभ ग्रह आ गए, गुरु है और शुक्र है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है वो हमने आपको ऊपर बताया। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए आर्द्र नक्षत्र हमने बताया कि क्या है, केओस है, स्टॉर्म है, राइट। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज के पहले जो हमारे वीडियोस थे उनमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। सामने केतु बैठ गया है वहां पे, ऑब्वियसली राहु फर्स्ट हाउस में, तो सेवंथ हाउस में केतु आ जाएगा। केतु क्या है, अपने मूल नक्षत्र में बैठे हैं वहां पे। अब सेवेंथ हाउस किसका होता है, सिर्फ शादी के लिए नहीं होता सेवेंथ हाउस, आपका निर्णय है, डिसीजन मेकिंग है, दूसरे लोगों की राय है, पार्टनरशिप्स हैं, ये सब चीजें भी हम ये करेक्टरिस्टिक सेवेंथ भाव से देखते हैं। अब केतु जब वहां पे बैठ जाते हैं, तो केतु क्या करते हैं सबसे पहले तो, कि जितना अट्रैक्ट राहु हमें करता है किसी चीज के प्रति, जितना अट्रैक्ट करता है केतु उतना ही डिटैच कर देता है। और सेवेंथ भाव में जब केतु बैठ जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टनरशिप से, आपकी मैरिड लाइफ में, या हम यहीं पे लिमिटेड रहेंगे, तो वो डिटैच कर रहा है, इंटरेस्ट खत्म कर देता है। राहु कहता है आज एक्स किया है कल वाई करेंगे, वो बहुत अट्रैक्टिव है, ये केतु थोड़ी देर बाद क्या कहता है, बोर हो गया यार, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेट्स डू समथिंग, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो राहु केतु का यहाँ पे एक तरह का इस तरह का अनबैलेंस यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है। अब जब सातवें भाव में यहाँ पे केतु है इनका, तो ये व्यक्ति क्या है, दूसरों की सलाह से बहुत आसानी से जुड़ जाता है, क्योंकि केतु का खुद का दिमाग नहीं होता। हम सब जानते हैं केतु इसके नीचे भाग है, ऊपर का जो भाग है वो हमारा राहु है। तो दूसरे व्यक्ति की जब सोच से ये व्यक्ति ड्रिवन होता है, तो दूसरे के व्यक्ति को क्या पता आपके क्या एनवायरमेंट फैक्टर्स है, क्या फैमिली फैक्टर्स है। सो इवेंचुअली इट इज वेरी इजी फॉर दिस गाय, आई कुड से ही इज नॉट अ गलिबल, बट ही टेंड्स टू बी अ गलिबल, ऑफ गलिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब कमिटमेंट तो ये करता है, लेकिन डिस्कनेक्ट भी आ जाता है। पेरेंट्स को जाके बोलता है आज मैं ये नहीं, आज वो वाला काम करूंगा, हाँ इस बार मैं कर लूंगा, पर एक इंटरनल फीलिंग आती है यार नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, राइट। तो इस तरह की चीजें क्या हो रहा है कि इसका एक पैटर्न बन जाता है, शुरुआत इसकी दूसरों के इन्फ्लुएंस के डिसीजन से होती है, फिर अंदर डाउट उत्पन्न हो जाता है, और इवेंचुअली ये डिटैच होकर छोड़ देता है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई इसकी। तो ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा ये, इसलिए पैटर्न ही बन गया है इसका, कि फर्स्ट भाव में जो राहु बैठा है वो कहता है कि नया चाहिए, केतु कहता है नहीं पुराना है उसको हटाओ, डिटैच कर दो। राहु अट्रैक्शन देता है, एक्साइटमेंट देता है। तो करियर, एजुकेशन, डिसीजन, हर चीज इंपैक्ट हो रही है इस वजह से, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही हैं। अधूरा इन्वेस्टमेंट कहीं पे, आप देखिए पेरेंट्स के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट ही है ना, वो तो अपना हार्ड एंड मनी जो कमाते हैं वो बच्चे के एजुकेशन पे लगा रहे हैं। बच्चा बार बार डिग्रियां छोड़ देगा, बार बार सब्जेक्ट चेंज करेगा, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा। और पेरेंट्स भी वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह इस चीज़ से इंपैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उससे जस्ट ये बच्चा नहीं, उनको दूसरी चीज़ें भी अपने एज अ पेरेंट या एज अ गार्डियन, दूसरी चीज़ें भी ड्राइव करनी रहती है अपनी फैमिली में। तो इससे काफ़ी एक केओस मच गया है इस बच्चे की फैमिली में, इस बच्चे की खुद की लाइफ में। अब राहु में यह है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सोचता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। एनीवे ये हमने लग्न में जो हमारे तीन ग्रह बैठे हैं, राहु, राहु मार सॉरी शुक्र और गुरु, तो ये तीन ग्रह हमने यहाँ पे इनके बारे में बात करी। अब इस पे आ जाते हैं कि इनका एक साथ इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और है, कि सेवेंथ भाव में तो केतु बैठा हुआ है, लेकिन सिक्स्थ भाव में इनका मून और मार्स बैठे हुए हैं। बड़ा आनंद की बात है, देखिए अभी ध्यान से सुनिएगा, इस डॉट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, धन से, उसकी बुद्धि से, उसके मन से।
फर्स्ट जो भाव था लग्न में, हमने देखा राहु बैठ के कैसे वहां केओस और भ्रम पैदा कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं चीजों को। और वैसे भी राहु क्या है कि जो समाज करता है वो तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो बहुत अलग सोचता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। अब लग्न में ही बैठ गया राहु, तो वो तो पर्सनैलिटी ही वैसी बना देगा, उसका थॉट प्रोसेस ही ऐसे बना देगा, राइट। और आर्द्र नक्षत्र है तो केओस हमेशा बना रहेगा, उसका कुछ ना कुछ रीसेट होता ही रहेगा, कुछ नया करेगा फिर कुछ नया करेगा, फिर कुछ नया करेगा, फिर कुछ नया करेगा। अब यहाँ पे दृष्टि का प्रभाव क्या है? देखिए, दृष्टि प्रभाव से पहले हम एक बार आ जाते हैं कि जो सिक्स्थ भाव में इनके मून और मार्स बैठे हैं, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिक्स्थ भाव में अगर थर्ड राशि से मेरा लग्न शुरू हुआ है, तो 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर राशि मेरी सिक्स्थ भाव की राशि बनती है, जो कि स्कॉर्पियो है। अगेन, किसकी राशि हुई? मार्स रूल। मार्स खुद मून के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन है। बंदा बहुत मतलब उसकी स्टेबिलिटी है ही नहीं मन की। एक तो भ्रम, राहु एम्पलीफाई कर रहा है, दूसरा मार्स के साथ मून है, नहीं मैं तो अभी कर लूंगा, नहीं ये चीज बिल्कुल ठीक है, हाँ ये जो मैं सोच रहा हूं बिल्कुल ठीक है, नहीं बट करना मुझे अभी। इसके डिसीजंस बहुत इंपल्सिव हो सकते हैं, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रिवन है, क्योंकि मार्स है। चंद्रमा मार्स की राशि में बैठ जाए, मार्स के लग्न में बैठ जाए, और चंद्रमा अगेन वही राशि हो गई उसकी, तो मेष या वृश्चिक में जब चंद्रमा स्थित हो जाता है, तो एक तो वृश्चिक में वैसे भी नीच का चंद्रमा हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज वैसे भी लैग कर गई वहां पे, राइट। इंपैक्ट हो गया, हैविली अफ्लिक्टेड हो गया। साथ में वो हमेशा अग्रेशन के साथ रहेगा कि मुझे अभी करना है, डिसीजन लेना है तो अभी करना है। अब यहां पे इनके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है कि सिक्स्थ भाव में इनका जो मून है वो सेकंड भाव यानी कि धन भाव का स्वामी है, क्योंकि थर्ड नंबर राशि से इनका लग्न शुरू हुआ है, जो कि मिथुन लग्न है। अब मिथुन लग्न के बाद सेकंड राशि, जो सेकंड भाव की राशि बनती है वो कर्क बनती है। कर्क का स्वामी हुए मून। मून बैठे हैं सिक्स्थ भाव में, सिक्स्थ भाव में जो कि दुख स्थान हुआ, ऋण रोग में लीगल बैटल्स, इमोशनल अनबैलेंस और ये सारी चीजें, राइट। साथ में मंगल बैठा है। अब वो किसके स्वामी हैं? धन भाव के। देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले हम बुद्धि को कनेक्ट कर रहे थे, फिर मन को कनेक्ट कर रहे हैं, मन यहाँ पे धन भाव का भी स्वामी है। अब वो क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए 4 नंबर की राशि जब आपके सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में आ जाती है, तो आप इमोशनल हो जाते हैं, आपकी डिसीजन वैसे भी बहुत एग्रेसिव है, वो बंदा बहुत इंपल्सिव डिसीजंस ले रहा है, क्योंकि मंगल के साथ उसका वो बैठा है और स्कॉर्पियो राशि में नीच का है, तो उसका मन स्टेबल नहीं है। वो क्या कर रहा है? इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ले रहा है, उससे डायरेक्टली उसकी जो लाइफ का इंपैक्ट है, उसका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि धन भाव का स्वामी उसका जो कर्क का स्वामी है मून, वो इंपल्सिव मार्स के साथ अग्रेशन के साथ बैठा हुआ है, सिक्स्थ भाव में बैठा हुआ है। सेकंड भाव में साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, अभी भी उस पर भी आएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितना एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन तो ठीक है, विच इज फाइन, बट वी डेफिनेटली हैव आवर वेज टू वर्क अपॉन। और यही जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो यही हमारे को मदद करती है, यही हमें सपोर्ट करती है कि हमने रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसका एनालिसिस भी कर लिया, उसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर हम उसको मिटिगेट जरूर कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट कम कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? मेरे लिए साइकिलिंग बहुत बेटर एक एक्सरसाइज नहीं है, पर मेरे लिए रनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। सिमिलरली हो सकता है कॉमर्स मेरे लिए अच्छी स्ट्रीम नहीं है, पर हो सकता है लीगल एलएलबी मेरे लिए बहुत अच्छी स्ट्रीम हो सकती है। हमने करियर का पहले भी डिस्कस किया है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। अब दृष्टि भी देख लेते हैं। देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पे सिक्स्थ भाव में जब इनका यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो अगर हम देखें तो लग्न को देख रहा है, वो इंपल्सिव डिसीजंस हैं। आठवीं जो उसकी हुई, देखिए सिक्स्थ भाव से अगर आठवीं आप दृष्टि देखते हैं मंगल की, तो 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद हमारे आठवीं राशि पे, आठवीं दृष्टि पे जो एस्पेक्ट है मार्स का मंगल का, वो फर्स्ट नंबर पे यानी कि लग्न का जो भाव है वहां पे, तो मंगल की सीधी दृष्टि वहां पे लग रही है। तो वो बिना किसी पेशेंस के, इनके पास पेशेंस की बड़ी कमी है, क्योंकि मन भी साथ में बैठा है, तो पेशेंस होगा कहां से? तो मन और बुद्धि दोनों मंगल का कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस है इनके सामने। देखिए कितनी जबरदस्त चीज इनके चार्ट से निकल के आ रही है। अब हमने ये देखा कि मंगल की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है, राइट। तो राहु का भी इंपैक्ट है इनके ऊपर, लग्न, क्योंकि बुद्धि पे राहु का इंपैक्ट है, एम्पलीफिकेशन है, मन भी ट्रबल सम हो रहा है इनका। तो बुद्धि और विवेक दोनों डगमगा रहा है, और कहीं ना कहीं वो फिनेंशियली भी हिट कर रहा है इनको, राइट। तो ऐसा आदमी क्या करता है कि हमेशा उसका जो माइंड है ना एक नई एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंटेशन मोड में है। अब एक्सपेरिमेंट आप एक हद तक कर सकते हैं, आप सारी जिंदगी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनका बड़ा वीक हो जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो गया, मार्स के साथ हो गया, चीजें अधूरी रह जाती हैं। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है लेकिन बैलेंस नहीं है।
तो ये एक ओवर इंटेंसिटी बिहेवियर पैटर्न इनका बन जाता है यहाँ पे। ये एक डिग्री करते हैं छोड़ देते हैं, दूसरी करते हैं छोड़ देते हैं, तीसरी में जाते हैं छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अजीब सी क्योटिक सिचुएशन बन गई है। अब यहाँ पे इनका देखिए सेकंड भाव में जो सूर्य और बुध बैठे हैं, एक बार उसकी एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि इमोशनल डिसीजन फ्रेमवर्क यहीं से ड्राइव हो रहा है इनका। बुध क्या है? डिसीजन मेकिंग। बुध क्या है? विजडम है, कम्युनिकेशन है आपकी। राइट, जब कर्क में होता है तो लॉजिक से ज्यादा इमोशंस काम कर रहे होते हैं। तो पहले डिसीजन बाद में एनालिसिस। अब डिसीजन वो ले कैसे रहे हैं, वो तो इंपैक्ट हो रहा है दिमाग से, तो सोच ही नहीं पा रहे हो, मन से सोच रहे हैं। मन बैठा है उनका सिक्स्थ भाव में मार्स के साथ जो मून है बेसिकली। तो दूसरे भाव का जो सूर्य बुध योग, ये इस व्यक्ति को बुद्धि और वाणी से धन कमाने वाला तो बना रहा है, लेकिन उनको इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा कि गलत कोर्स ज्वाइन ना करें। इंपल्सिव डिसीजन के चलते बाद में उनको रियलाइजेशन हो सकता है कि मैंने ये चीज गलत कर दी, क्योंकि ये टोटली इमोशनल ड्रिवन पर्सनालिटी है। अब राहु का हम प्रभाव यहाँ पे भी देखते हैं कि जो 10वें भाव के स्वामी है, यहाँ पे अगर हमारी मिथुन लग्न की एक चार्ट है, ये मिथुन लग्न का 3 नंबर राशि है, तो 10th भाव में हमारे क्या पड़ेगा? मीन राशि पड़ेगी। मीन राशि के स्वामी गुरु स्वयं, गुरुदेव जो बैठे हैं राहु के साथ लग्न में बैठे हैं। तो ट्रेडिशनल, तो वहां पे भी देखिए राहु का इंपैक्ट तो आ ही गया ना, उनके जो कर्मेश है बेसिकली, जो कर्म का स्वामी है। तो अनकन्वेंशनल करियर पाथ हो गया, क्योंकि राहु क्या है? मैं तो वो करूंगा ही नहीं ना जो सब कोई करता है, मैं तो बहुत कुछ अलग करूंगा। राहु क्या है? कन्फाइनमेंट जोन में उसको रहना ही नहीं है। समाज की जो नियम है, शर्तें हैं, जो एग्जिस्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन है, वो मानता ही नहीं है राहु। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से मिसमैच है, इसलिए बार बार डिग्रियां छोड़ देते हैं, कोर्स चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये व्यक्ति डिजाइन है नॉन ट्रेडिशनल सक्सेस मॉडल के लिए। अब यहाँ पे हम सिर्फ इनकी एक ये जजमेंट नहीं दे रहे हैं इनको कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, हम ये बता रहे हैं कि इनकी कुंडली से हमें क्या लर्निंग पैटर्न स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इन्होंने मल्टीपल ऐसे व्यक्ति आपके समाज में, आपके पास में, आपके खुद के फैमिली में ऐसा कोई बच्चा या व्यक्ति हो सकता है जो बार बार लेट से किसी प्रोफेशन में बहुत सारे काम करना शुरू करता है, लेकिन बार बार बीच में कंसिस्टेंसी के लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से उसको छोड़ देता है। तो स्किल तो है उसमें, सक्सेस की पोटेंशियल भी है इस व्यक्ति में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ओवरऑल एक जो पैटर्न बना है वो ये है कि मन कुछ कहता है, दिशा कुछ और बन जाती है, और दूसरे के प्रभाव में आके मैं कर कुछ और देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए डिसीजन इंस्टेबिलिटी है, सेल्फ डाउट भी है, बार बार रीसेट करते हैं ऑब्वियसली। एक हारा दो हारा, तो ये हारने वाले व्यक्ति नहीं होते, करते तो ये रहते हैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली उस चीज़ों से इंपैक्ट होती है, इनके डिसीजन से। और सीधी सी बात है, देखिए पैसा सब चीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ना। अब कोई भी कोर्स आप करने जाते हैं, 2 4 5 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए तो सरदर्दी हो जाता है ऐसी चीज़, है ना, कि भाई तुम कोई भी चीज़ एक बार में नहीं कर पाते हो, बार बार स्विच करते हो, तो कुछ तो कहीं तो मन टिकाओ। राइट। तो हमने यहाँ भी देखा कि ये चंद्र जो इनका है, ये ड्रिवन है, मंगल से ड्रिवन है, दूसरे भाव का यानी कि धन का स्वामी भी है। हमने ये भी देखा। अब यहाँ पे एक चीज और भी है यहाँ पे हाईलाइट करने वाली, क्योंकि इनका 4 नंबर राशि वहां पे सेकंड भाव में बैठा हुआ है। अब अगर ये अपना धंधा चलाते हैं, जो अपनी दुकान या प्रोफेशन इनका जो भी है, तो उसमें धन क्या है, कैसे इनकी समस्याएं आ सकती हैं, ऐसे लोगों के सामने जनरल समस्या क्या आ सकती है? वो ये आ सकती है कि उधार क्रेडिट की समस्या, लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेंगे, अरे नहीं नहीं भाई साहब, क्योंकि ये तो इमोशन से ड्रिवन है, बुद्धि तो ऑलरेडी एम्पलीफाइड है राहु से। वो अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ले जाइए सामान, हम बाद में पैसे ले लेंगे, तो इनका पैसा बहुत अटक सकता है। उधार क्रेडिट की समस्या आ सकती है। इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए इस तरह का व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो ये इमोशनल ड्रिवन इन्वेस्टमेंट करेगा, कभी भी दिमाग से बहुत ज्यादा सोच के नहीं करेगा, या ऐसा कुछ चलेगा जो इसको भ्रम देगा राहु, अरे इसमें तो करोड़ों कमा सकते हैं, अरे 10 रुपए के 1000 कमा सकते हैं, इसलिए ये उसका धोखा खाता है। राइट। तो लॉस टेकिंग टेंडेंसी इसकी अच्छी अच्छी खासी बिल्डअप हो जाती है यहाँ पे। अब इसका देखिए छठा भाव अगर आपका खराब हो रहा है, तो हेल्थ स्ट्रेस का इनडायरेक्ट असर हो रहा है, तनाव है, मन खराब है, काम प्रभावित हो गया आपका, इनकम प्रभावित हो गई। उधार सीमित रखें। इन लोग, ऐसे लोगों को या इस क्लाइंट को हमने जो रेमेडीज बताई हैं वो तो अलग है, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसका ये सब सिचुएशन हो, पहली बात यह है कि वो उधार सीमित रखें, हर डील लिखित में रखें। हमने इनको ये भी एक वो दिया है, क्योंकि बुध इनका डॉक्यूमेंट है ना, बुध क्या है? डिसीजन मेकिंग है, पर साथ में डॉक्यूमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है बुध। तो वो कर्क लगन के, सॉरी, कर्क राशि में बैठे हैं, तो इमोशनल ड्रिवन नहीं होते, अरे भाई साहब आपने कह दिया बस हो गई, कोई जबान नहीं है, हर चीज डॉक्यूमेंट में लीजिए, रिटर्न लीजिए। भावनाओं से नहीं, नियम से पैसा लें। कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करें, पैसा खुद आएगा आपके पास। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि मन और दिमाग इनका ना सिंक्रोनाइज नहीं है, डिसीजन और फीलिंग मिसमैच होती है। तो हमने ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि देखिए व्यक्ति कोई निकम्मा या कामचोर नहीं है, ना ही बेवकूफ है, बुद्धि बहुत है इस व्यक्ति के बाद, बस उसको एक
अलाइनमेंट की आवश्यकता है, उसको एक सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता है। तो ये एक मिसअलाइंड इंटेलिजेंस केस का एक परफेक्ट चार्ट है जो हम आज आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल बड़ी हाई है इस आदमी के पास, लेकिन डायरेक्शन अनक्लियर है, क्योंकि किसी ना किसी के कहने पे कुछ कुछ कर लेता है। इसको अपने मन का या अपने बुद्धि का नहीं पता मुझे चाहिए क्या। तो प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी की है यहाँ पे। अब जो भी यहाँ पे सोल्यूशंस उनको दिए हैं वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन देखिए, हम यहाँ पे यही हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ये जो इनकी फेलियर हो रही है अभी तक ना, वो वीकनेस नहीं है इनकी, बट रॉन्ग अलाइनमेंट इनकी प्रॉब्लम है। तो हम यही चाहेंगे कि आपके जीवन में, आपके आसपास भी अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ ऐसा कोई आपको लगता हो कि रिपीटेड पैटर्न सा बन गया है कि वो कुछ भी काम चेंज करते हैं, कभी वो लेट से चाय की दुकान खोलते हैं, फिर वो राशन की दुकान पे स्विच कर जाते हैं, फिर कभी कुछ और कर लेते हैं, पर वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज के थ्रू आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं अपनी चार्ट के बेसिकली जो आपकी चीज़ें हैं कैसे इंपैक्ट कर रही हैं आपकी लाइफ को, ये सब आप समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम रेमेडीज भी कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करें आप। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज का ये आज का सेशन, आरसी सेशन, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम यहाँ अगेन उस चीज़ को बताना चाहेंगे कि देखिए, हम किसी को यहाँ जजमेंटल सिचुएशन नहीं बना रहे हैं, ना हम किसी को जज कर रहे हैं। हम सिर्फ एक चार्ट है, एक रेगुलर, एक सॉरी रैंडम चार्ट है। चार्ट में चीज़ें कैसे डिपिक्ट होती हैं और कैसे आप इंडियन एंशियंट साइंस जो एक विजडम है, जो एक ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी साइंस है, उसको यूज करके अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, बस हम आपके साथ यहीं उसी चीज से जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग ऑल माय वीडियोस। यूट्यूब पे भी ये वीडियोस आपके साथ अवेलेबल हैं, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज हमारा हैंडल है। आप उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ तो भी चीज़ें बेटर कर ही सकते हैं। हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग ये फेथ है, इस चीज़ में बिलीफ है, वी कैन डेफिनेटली मॉडिफाई और एटलीस्ट अपग्रेड आर लाइफ्स पॉजिटिवली। नेगेटिविटी तो चाहूँ और है ही है। भगवान का जप करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। हरिद्वार गंगा मैया क्षेत्र से मैं शरद शर्मा आपके सामने फिर से एक नई आरसी स्टडी नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। कंसल्टेशन के लिए आप हमेशा फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप किसी भी चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।